सपना से मेरी मुलाकात दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम में हुई। वह मेरे बगल वाली सीट पर बैठी नाटक देख रही थी। बातों बातों में उसने बताया कि उसके मामा भी थिएटर करते हैं और वह उन्हीं के आग्रह पर आई है। वह एमएससी कर रही थी। मैंने भी अपना परिचय दिया। 3 घंटे के शो के दौरान हम दोनों कहीं से नहीं लगे कि पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। सपना तो इतनी बिंदास लगी कि बेहिचक उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। 1 सप्ताह गुजर गया। पढ़ाई में व्यस्तता के चलते मुझे सपना का ख्याल ही नहीं आया। एक दिन अनायास मोबाइल से खेलते सपना का नंबर नाम के साथ आया तो वह मेरे जहन में तैर गई। मैंने उत्सुकतावश सपना का नंबर मिलाया। हेलो सपना। हाँ कौन? मैं सुमित। सपना ने अपनी याददाश्त पर जोर दिया तो उसे सहसा याद आया, सुमित नाटक वाले। ऐसा मत कहो भाई, मैं नाटक में अपना करियर नहीं बनाने वाला। मैं हंसकर बोला। माफ़ करना, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ओके ओके, मैंने टाला। फ़ोन करती पर क्या करूं, 15 दिन बाद फर्स्ट ईयर के पेपर है। उसके स्वर से लाचारी स्पष्ट झलक रही थी। किसका फ़ोन था? माँ ने पूछा। मेरे एक फ्रेंड सुमित का। पिछले हफ्ते मैं उससे मिली थी। सपना ने माँ को याद दिलाया। क्या करता है वह? माँ ने पूछा। यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, दिल्ली में रहकर। दिल्ली क्या आईएएस के लिए आया था? इसका मतलब वह भी यूपी का होगा। हाँ, मैंने जान छुड़ानी चाहिए। 1 महीने बाद सपना मुझे करोल बाग में खरीदारी करते दिखी। उसके साथ एक अधेड़ उम्र की महिला भी थी। माँ के अलावा और कौन हो सकता है? मैं कोई निर्णय लेता, सपना ने मुझे देख लिया। सुमित, उसने मुझे आवाज़ दी। मैं क्षणांश लज्जा संकोच से झिझक गया, लेकिन सपना की पहल से मुझे बल मिला। मैं उसके करीब आया। मम्मी यही है सुमित, सपना मुस्कुरा कर बोले। मैंने उन्हें नमस्कार किया। कहाँ के रहने वाले हो? सपना की माँ ने पूछा। जौनपुर। ब्राह्मण हो? मैं ब्राह्मण था तो बुरा भी नहीं लगा, लेकिन अगर दूसरी जाति का होता तो सोचकर अटपटा सा लगा। खैर, पुराने ख्यालातों की थी, इसलिए मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। लोग दिल्ली रहे या अमेरिका, जातिगत बदलाव भले ही नई पीढ़ी अपना ले, मगर पुराने लोग अब भी उन्हीं संस्कारों से चिपके हैं। नई पीढ़ी को भी उसी सोच में ढालना चाहते हैं। मैंने उनके बारे में कुछ जानना नहीं चाहा, उल्टे वही बताने लगी। हम गाजीपुर के ब्राह्मण हैं। सपना के पिता बैंक में चीफ मैनेजर है। सुनकर अच्छा भी लगा और बुरा भी। जाति की चर्चा किए बगैर भी अपना परिचय दिया जा सकता था। हम 2 साल तक एक दूसरे से मिलते रहे। मैंने मन बना लिया था कि व्यवस्थित होने के बाद शादी सपना से ही करूंगा। सपना ने भले ही खुलकर जाहिर ना किया हो, लेकिन उसके मन को पढ़ना कोई मुश्किल काम न था। मैं यूपीएससी में चुन लिया गया। सपना ने एमएससी कर ली। यही अवसर था जब सपना का हाथ मांगना मुझे मुनासिब लगा, क्योंकि 1 हफ्ते बाद मुझे दिल्ली छोड़ देनी थी। सहारनपुर ज्वाइनिंग के पहले किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता था, ताकि अपने माता पिता को इस फैसले से अवगत करा सकूं। देर हुई तो पता चला कि उन्होंने कहीं और मेरी शादी तय कर दी तो उनके दिल को ठेस पहुंचेगी। सपना को जब मैंने अपनी सफलता की सूचना दी थी तब उसने अपने पिता से मिलने के लिए मुझे कहा था। मुझे तब समय नहीं मिला था, लेकिन आज मिला है। मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रहा था, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन? मैं शर्ट पहनते हुए बोला। सपना, मेरी खुशियों को मानो पर लग गए हो। अंदर चली आओ। कमीज के बटन बंद करते हुए मैं बोला। आज मैं तुम्हारे ही घर जा रहा हूँ। सपना ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने महसूस किया कि वह उदास थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसके हाथ में कुछ कार्ड्स थे। उसने एक मेरी तरफ बढ़ाया। यह क्या है? मैं उलट पुलट कर देखने लगा। खोल कर पढ़ लो, सपना मुझे पूजे मन से बोली। मुझे समझते देर न लगी कि यह सपना की शादी का कार्ड है। आज से 20 दिन बाद गाजीपुर में उसी की शादी होने वाली है। मेरा दिल बैठ गया। किसी तरह साहस बटोर कर मैंने पूछा, एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। क्या पूछती? वह फट पड़ी। तुम मेरे कौन हो जो पूछूं? उसकी आंखों के दोनों कोर भीगे हुए थे। मुझे सपना का अपने प्रति बेइंतहा मोहब्बत का प्रमाण मिल चुका था। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी जिसके चलते सपना ने अपनी मोहब्बत का गला घोटा। मम्मी पापा तुमसे शादी के लिए तैयार थे, परंतु वह चुप हो गई।
मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैं सब कुछ जानना चाहता था। बोलो बोलो सपना, चुप क्यों हो गई? क्या कमी थी मुझ में जो तुम्हारे माता पिता ने मुझे नापसंद कर दिया? मैं जज्बाती हो गया। भरे कंठ से वह बोली, जौनपुर में पापा की रिश्तेदारी है, उन्होंने ही तुम्हारे परिवार व खानदान का पता लगवाया। क्या पता चला? तुम अनाथालय से गोद लिए पुत्र हो, तुम्हारी जाति व खानदान का कुछ पता नहीं। हाँ, ये सत्य है कि मैं अपने माता पिता का दत्तक पुत्र हूँ, मगर हूँ तो एक इंसान। मेरे माता पिता मानने को तैयार नहीं। तुम क्या चाहती हो? मैंने तुम पर जोर दिया। सपना ने नजरें झुका ली। मैं समझ गया कि सपना को जैसा मैं समझ रहा था वह वैसी नहीं थी। वह चली गई। पहली बार मुझे अपने आप व उन माता पिता से नफरत हुई जो मुझे पैदा करके गटर में सड़ने के लिए छोड़ गए। गटर इसलिए कहूँगा कि मैं उस समाज का हिस्सा हूँ जो अतीत में जीता है। भावावेश के चलते मेरा गला रुंध गया। चाह कर भी मैं रो ना सका। आहिस्ता आहिस्ता मैं सपना के दिए घाव से उभरने लगा। मेरी शादी हो गई। मेरी बीवी भले ही सुंदर नहीं थी, तथापि उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि मेरे खून को लेकर उसे कोई मलाल है। उल्टे मैंने ही इस प्रसंग को छेड़कर उसका मन टटोलना चाहा तो वह हंसकर कहती, मैं 7 जन्मों तक आपको ही चाहूंगी। मैं भाव विभोर हो गया। उसे अपने सीने से लगा लिया। सपना ने जहां मेरे आत्मबल को तोड़ा, वहीं मेरी बीवी मेरी संभल थी। आज 18 नवंबर था। मन कुछ सोचकर सुबह से ही खिन्न था। इसी दिन सपना ने अपनी शादी का कार्ड मुझे दिया था। कितनी बेरहमी के साथ उसने मेरे अरमानों का कत्ल किया। मैं उसकी बेवफाई आज भी नहीं भूल पाया, जबकि उस बात को लगभग 10 साल हो गए थे। औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती और पुरुष अपनी पहली बेवफाई। कोर्ट का समय शुरू हुआ। पुराने केसों की एक फाइल मेरे सामने पड़ी थी। गाजीपुर आए मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया। इस केस की ये पहली तारीख थी। मैं उसे पढ़ने सपना बनाम सुधीर पांडे तलाक का मुकदमा था, जिसमें वादी सपना ने अपने पति पर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाकर तलाक व भरण पोषण की मांग की थी। सपना का नाम पढ़कर मुझे शंका हुई। फिर सोचा होगी कोई सपना। तारीख पर दोनों मौजूद थे। मैंने दोनों को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया। मेरी शंका गलत साबित नहीं हुई। वह सपना ही थी। कैसी थी, कैसी हो गई। मेरा मन उदास हो गया। गुलाब की तरह खिले चेहरे को मानो बेरहमी से मसल दिया गया। उसने मुझे पहचान लिया, इसलिए निगाहें नीची कर ली। भावनाओं के उमड़ते ज्वार को मैंने किसी तरह शांत किया। सर, पिछले 4 साल से ये केस चल रहा है। मेरी मुवक्किल तलाक के साथ भरण पोषण की मांग कर रही है। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद लंच के दौरान मैंने सपना को अपने कैबिन में बुलाया। वह आना नहीं चाह रही थी, फिर भी आई। सपना, क्या तुम सचमुच तलाक चाहती हो? उसकी निगाहें झुकी हुई थी। मैंने पुनः अपना वाक्य दोहराया। कायदे कानून से हटकर मेरी हमेशा कोशिश रही कि ऐसे मामलों में दोनों पक्षों को समझा बुझाकर एक किया जाए, क्योंकि तलाक का सबसे बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। वकीलों का क्या, वे आपस में मिल जाते हैं तथा बिला वजह मुकदमों को लंबित करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। मुवक्किल समझता है कि यह हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, जबकि वे सिर्फ अपने पेट के लिए लड़ रहे होते हैं। सपना ने जब अपनी निगाहें ऊपर की तो मैंने देखा कि उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी। वह मेरे चरित्र पर शक करता था, किसी से बात नहीं करने देता था, मेरे पैरों में बेड़ियां बांधकर ऑफिस जाता था, तभी खोलता जब उसकी शारीरिक डिमांड होती। इनकार करने पर मारता पीटता। सपना एक सांस में बोली। यह सुनकर मेरा खून खौल गया। आदमी था कि हैवान? तुमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? लिखवाती तब ना जब उसके चंगुल से छूटती। फिर कैसे छूटी? भाई आया था, उसी ने देखा, जोर जबरदस्ती की, पुलिस की धमकी दी, तब कहीं जाकर छूटी। कितने साल उसके साथ रही? सिर्फ 6 महीने। 3 साल मायके में रही, सोचा सुधर जाएगा। सुधरना तो दूर, उसने मेरी खोज खबर तक नहीं ली। उसकी हैवानियत को लेकर पहले भी मैं भयभीत थी। मम्मी पापा को डर था कि वह मुझे मार डालेगा, इसलिए ससुराल नहीं भेजा। उसे किसी मनोचिकित्सक को नहीं दिखाया।
मेरे चाहने से क्या होता है, वैसे भी जन्मजात दोष को कोई भी दूर नहीं कर सकता। मतलब वह शुरू से ही शक की प्रवृत्ति का था। उस पर मेरी खूबसूरती ने कोड़ में खाज का काम किया। एकाध बार मैं उसके दोस्तों से हंसकर बात कर ली, मानो उस पर वज्रपात हो गया हो। तभी से किसी न किसी बहाने मुझे टॉर्चर करने लगा। मैं कुछ सोचकर बोला, तो अब तलाक लेकर रहोगी? वह कुछ बोली नहीं, सिर नीचा कर लिया उसने। मैंने उसे सोचने व जवाब देने का मौका दिया। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उसका स्वर अपेक्षाकृत धीमा था। मैंने उसकी आंखों में वेदना के उमड़ते बादलों को देखा, उस दर्द पीड़ा का एहसास किया जो प्राय हर उस स्त्री को होता है जो न चाहते हुए भी तलाक के लिए मजबूर होती है। जिंदगी जुआ है, यहाँ चाहने से कुछ नहीं मिलता। कभी मैं सपना की जगह था, आज सपना मेरी जगह है। मैंने तो अपने आप को संभाल लिया, क्या सपना खुद को संभाल पाएगी? एक उनसास के साथ सपना को मैंने बाहर जाने के लिए कहा। मैंने सपना के पति को भी बुलाया। देखने में वह सामान्य पुरुष लगा, परंतु जिस तरीके से उसने सपना के चरित्र पर अनर्गल आरोप लगाए, उससे मेरा मन खिन्न हो गया। अंततः जब वह सपना के साथ सामंजस्य बिठा कर रहने के लिए राजी नहीं हुआ, तो मुझे यही लगा कि दोनों अलग हो जाएं। सिर्फ बच्चे के भरण पोषण को लेकर मामला अटका हुआ था। मैंने सपना से पूछा, तुम्हें हर माह रुपए चाहिए या एक मुश्त रकम लेकर अलग होना चाहती हो? सपना हर माह की हामी भरी। मैंने कहा, हर माह रुपए आएंगे भी, नहीं भी आएंगे। नहीं आएंगे तो तुम्हें अदालत की शरण लेनी पड़ेगी। यह हमेशा का लफड़ा है। बेहतर यही होगा कि एक मुश्त रकम लेकर अलग हो जाओ और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। तुम्हारी पारिवारिक पृष्ठभूमि संपन्न है, बेहतर है ऐसे आदमी से छुट्टी पाओ। यह मेरी निजी राय थी। 5 लाख रुपए का मामला निपट गया। अब दोनों के रास्ते अलग थे। सपना के माँ बाप मेरे कैबिन में आए। आभार व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। उनके चेहरे से पश्चाताप की लकीरें स्पष्ट झलक रही थी। मैं भी गमगीन था। सपना से अब पता नहीं कब भेंट होगी। उसके भविष्य को लेकर भी मैं उद्विग्न था। न चाहकर भी कुछ कहने से खुद को रोक नहीं पाया। सपना, तुमने शादी करने से इसलिए इनकार कर दिया था कि मेरी जाति खानदान का अता पता नहीं था। मैं अपने तथाकथित माता पिता का गोद लिया पुत्र था, पर जिसके माता पिता व खानदान का पता था, उसे क्यों छोड़ दिया? सब निरुत्तर थे। सपना के पिता मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर भरे गले से बोले, बेटा, मैंने इंसान को पहचानने में गलती की, इसी का दंड भुगत रहा हूं, मुझे माफ कर दो। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधार फूट पड़ी। एक बेटी की पीड़ा का सहज अनुमान लगाया जा सकता था उस बाप के आंसुओं से, जिसने बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर उसे बड़ा किया। पर अंधविश्वास को क्या कहें, इंसान यही हार जाता है। पंडे पुजारियों का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। सपना मेरी आंखों से ओझल हो गई और छोड़ गई एक सवाल, क्या उसके जीवन में भी सुबह होगी? समाप्त।